गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को एक आदर्श पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। जो आदर्श पाठ्य योजना 36 मिनट का होता है, मतलब पूरे घंटे पढ़ाया जाता है। जैसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना, फिर संस्था का नाम, जिस संस्था में हमें शिक्षण कार्य करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ नाम लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन इस पाठ्य योजना को आपको पढ़ाना है उसका दिनांक लिखते हैं। कक्षा 8, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, अवधि 36 मिनट। यहाँ प्रकरण है अक्षांश रेखा। उसके बाद हम सामान्य उद्देश्य बनाते हैं। सामान्य उद्देश्य में पहला जो सामान्य उद्देश्य, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान प्रदान करना। दूसरा उद्देश्य, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम और सौंदर्य की भावना का विकास करना। तीसरा सामान्य उद्देश्य, छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा सामान्य उद्देश्य, छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा सामान्य उद्देश्य, छात्रों को भौगोलिक या भूगोल के अध्ययन में रुचि एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। छठवां सामान्य उद्देश्य, छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। सातवां सामान्य उद्देश्य, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट जो होता है इसका संबंध जो होता है प्रकरण से होता है, और सामान्य उद्देश्य का संबंध जो होता है विषय से होता है। तो यहाँ विशिष्ट जो उद्देश्य है हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। जैसे यहाँ प्रकरण अक्षांश रेखा है, तो यहाँ पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्रों को अक्षांश रेखाओं का ज्ञान कराना। दूसरा भावात्मक उद्देश्य, छात्र अक्षांश रेखा को समझ सकेंगे। तीसरा कौशलात्मक उद्देश्य, छात्रों को अक्षांश रेखा प्रदर्शित करने का कौशल उत्पन्न करना। उसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री, या इस पाठ्य योजना को पढ़ाने में हम किसी चार्ट का मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी यहाँ पर लिखेंगे। पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र अक्षांश रेखा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। जैसे यहाँ प्रस्तावना के प्रश्न लिखते हैं, फिर 3 कॉलम लिखते हैं। एक में क्रम संख्या, दूसरे में प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर। प्रस्तावना का जो पहला प्रश्न है, सौर मंडल के कुछ ग्रहों के नाम बताओ। तो छात्र बताएंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आदि। दूसरा प्रस्तावना का प्रश्न, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। तो छात्र बताएंगे कि अक्षांश रेखा कहते हैं। तीसरा प्रश्न, अक्षांश रेखा के बारे में क्या जानते हो। मतलब इस समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। प्रस्तावना के प्रश्न में प्रश्नों की संख्या कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 प्रश्न हो सकते हैं, और प्रस्तावना का जो अंतिम प्रश्न होगा वह समस्यात्मक होता है, जिससे प्रकरण का भाव निकलता है। तो यहाँ जैसे अक्षांश रेखा के बारे में क्या जानते हो, समस्या। अब अक्षांश रेखा यहाँ विस्तृत हो जाता है, मतलब छात्र कुछ बताएंगे उसके बाद उनको बैठने का निर्देश देंगे, क्योंकि ये समस्यात्मक है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं, कहते हैं यहाँ लिखते हैं, और वहाँ उस तरीके से कहते हैं कि बच्चों आज हम लोग अक्षांश रेखा के बारे में अध्ययन अध्यापन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण। अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। प्रथम सोपान में जो विकासात्मक प्रश्न हम बनाते हैं, फिर यहाँ 3 कॉलम बनाते हैं। एक में शिक्षण बिंदु और एक में छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु यहाँ अक्षांश रेखा। अब पहला जो विकासात्मक प्रश्न, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो छात्र बताते हैं ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, इन रेखाओं से किसका निर्धारण होता है, या अक्षांश रेखाओं से क्या निर्धारण किया जाता है। तो छात्र यहाँ बताते हैं कि अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, अथवा यह किसी भी स्थान, देश के उत्तरी तथा दक्षिणी बिंदु को निर्धारित करता है।
इन रेखाओं से जलवायु का निर्धारण किया जाता है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापिका क्रिया में पहला जो प्रश्न किया जाता है, पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो छात्र उत्तर दें, पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 181 है। उसके बाद दूसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो छात्र उत्तर देते 179, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। अब छात्राध्यापिका कथन, पृथ्वी पर अक्षांशों की संख्या 181 है तथा पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 - 2 मतलब बराबर 179 है। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा सबसे बड़ा बृहत वृत्त है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद बोध प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ 2 कॉलम बनाते हैं, एक तरफ बोध प्रश्न, श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होता है, जो पढ़ाया हुआ पाठ है उससे पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है छात्रों को कितना बोध हुआ है, कितना ग्रहण कर सकें, और उसके उत्तरों को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे पहला बोध प्रश्न, जलवायु का निर्धारण किससे होता है? अब छात्र उत्तर देते जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं से होता है। अब छात्राध्यापिका जो है इस उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर देते हैं कि जलवायु का निर्धारण अक्षांश रेखाओं से होता है। फिर दूसरा प्रश्न, अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो छात्र उत्तर देते हैं कि अक्षांशों की संख्या 181 है। अब छात्राध्यापिका इसको भी श्यामपट्ट पर अंकित कर देती हैं पूरे वाक्यों में कि अक्षांशों की संख्या 181 है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा बृहत वृत्त कौन है? छात्र उत्तर दें भूमध्य रेखा सबसे बड़ा बृहत वृत्त है। अब इसको छात्राध्यापिका श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख देते हैं कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ा बृहत वृत्त है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश छात्राध्यापिका द्वारा लिखा गया है उसको छात्रों का उतारने का निर्देश है कि आप लोग इसको अपनी कॉपी पर उतार ले और स्वयं देखें कौन छात्र उसको उतारने कौन नहीं, उनको निर्देश देंगी। फिर द्वितीय सोपान शुरू होता है। द्वितीय सोपान में विकासात्मक प्रश्न। यहाँ भी 3 कॉलम बनते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया। शिक्षण बिंदु में प्रमुख अक्षांश रेखाएं। पहला प्रश्न जो है छात्राध्यापिका द्वारा पृथ्वी के मध्य से होकर कौन सी रेखा खींची गई है? तो छात्र उत्तर दे भूमध्य रेखा, मतलब पृथ्वी के मध्य से होकर भूमध्य रेखा खींची गई। दूसरा जो प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है? तो छात्र बताते हैं भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है, 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? तो छात्र उत्तर दें 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.11 किलोमीटर है या 111.13 किलोमीटर है। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं, पृथ्वी के मध्य से होकर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या शून्यांश अक्षांश रेखा खींची गई है। भूमध्य रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.11 किलोमीटर है। उसके बाद फिर छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया लिखते हैं। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न पूछा जाता है, 2 अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं 2 अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। तो छात्र उत्तर दें कर्क रेखा, मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तीसरा प्रश्न छात्राध्यापिका द्वारा किया जाता है कि 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ छात्र बताते हैं कि मकर रेखा कहते हैं, मतलब 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, 2 अक्षांशों के मध्य के भाग को कटिबंध या जोन कहते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं तथा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं।
66.5 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं तथा 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। उसके बाद यहाँ बोध प्रश्न आते हैं, श्यामपट्ट सारांश। पहले बताएं कि बोध प्रश्न जो बनाए जाते हैं पढ़ाए हुए पाठ से बनाए जाते हैं, जिससे पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों को कितना समझ में आए उसका मूल्यांकन बोध प्रश्न के द्वारा किया जाता है। अब बोध प्रश्न, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? छात्र बताते हैं 111.11 किलोमीटर है। अब इसको छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111.11 किलोमीटर है। फिर दूसरा प्रश्न, कर्क रेखा कितने अंश अक्षांश रेखा को कहते हैं? अब छात्र बताते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को। अब छात्राध्यापिका द्वारा पूरे वाक्यों में इसके उत्तर को श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है कि कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा को कहते हैं। तीसरा बोध प्रश्न, मकर रेखा कितने अंश अक्षांश रेखा को कहते हैं? तो छात्र उत्तर 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। अब छात्राध्यापिका इस प्रश्न को भी पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर देती हैं कि मकर रेखा 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहते हैं। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य लिखते हैं। छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगी और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश है, श्यामपट्ट सारांश पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर लिख दिया गया है, इसको उतारने का निर्देश देंगे कि आप लोग इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और छात्राध्यापिका घूम घूम कर मतलब उनके कार्यों का निरीक्षण करेंगे कि मतलब ये श्यामपट्ट सारांश को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति का जो प्रश्न होता है, पुनरावृत्ति के प्रश्न पूरे पाठ्य योजना से बनाए जाते हैं, दोनों सोपानों से। पुनरावृत्ति का प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है पाठ की पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे पहला प्रश्न, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? दूसरा, दो अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? तीसरा प्रश्न, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी है? उसके बाद गृह कार्य जो कि मतलब इसको घर से लिख के लाना, छात्रों को निर्देश दिए दिया है। प्रश्न, कर्क रेखा किसे कहते हैं? दूसरा, मकर रेखा किसे कहते हैं? तीसरा प्रश्न, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? ये छात्रों को निर्देश है कि ये गृह कार्य इसको घर से लिख करके कल लाइएगा। उसके बाद आलोचना या सुझाव लिखते हैं। जब छात्राध्यापिका शिक्षण कार्य करती हैं तो पर्यवेक्षक द्वारा उस पर आलोचना या सुझाव दिया है कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, क्या आपके शिक्षण कार्य में कमियां हैं और क्या भविष्य में आप सुधार करना है, जिससे आपको आपकी कमियों को और अच्छाइयों का पता लग सके, भविष्य में आप इसको सुधार कर सकें। थैंक यू क्लास। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जिससे मैं पुनः दूसरा वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।